अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा आज का सेशन बैलेंसिंग ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ एस्टीम, ये एक्चुअली हमारी टास्क 8 की प्रेजेंटेशन है जो कि डिस्कशन फोरम के लिए अप्रूव हुई थी, लेकिन प्रेजेंटर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से स्केड्यूल नहीं हो पाई। और चूंकि अब हम टास्क 8 की फर्दर स्केड्यूल नहीं कर रहे, जो पहले की स्केड्यूल हुई हो चुकी हुई प्रेजेंटेशंस है वही डिस्कशन फोरम पे आपको देखने को मिलेंगी। लिहाजा हमने ये एहतमाम किया कि ये हमारी एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हम आपके साथ यहाँ पे अपने कम्युनिटी लेवल पे शेयर करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में रिसर्च और स्लाइड्स का जो काम है वो हमारे ग्रुप 13 के जो एक टीएल हैं अब्दुल मुईज भाई, उनको इसका क्रेडिट जाता है। और अभी हमारे सामने जो प्रेजेंट करेंगे वो अब्दुल वहाब भाई और आतिका हैं। ओवर टू यू, आप शुरू कर दीजिए। जी आपका। Well, this is Atika Ali from Group 13, obviously from Community 17. Uh, Before dealing direct हमारे टॉपिक पर आते हैं. The topic that have given to us is balancing of a humility and self-esteem. यानी कि तवाजुन बिटवीन द आजिजी यानी ह्यूमिलिटी और सेल्फ एस्टीम क्यों जरूरी है, इनके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह इन खुसूसियात को अपनी जिंदगी में शामिल करके हम अपने ताल्लुकात या जाती तरक्की को प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, हो सकता है कि आगे जाके ना मैं द वर्ड ह्यूमिलिटी को अगर उर्दू में यूज करूं तो आजिजी के लिए यूज किया जाएगा, एंड सेल्फ एस्टीम विल यूज फॉर द वर्ड दैट यूज फॉर द सेल्फ एस्टीम विल बी द खुद एतमादी। लेट्स कम टुवर्ड्स द ओवरव्यू ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। मेरी पूरी प्रेजेंटेशन का ओवरव्यू एक्चुअली क्या रहेगा इस डेफिनेशन, प्रिसाइज डेफिनेशंस रहेंगी फॉर द ह्यूमिलिटी, आजिज़ी क्या है, सेल्फ एस्टीम क्या है, what are their factors and difference between both of them. लाइक लो सेल्फ एस्टीम को भी हम जानेंगे कि एक ह्यूमिलिटी और लो सेल्फ एस्टीम वाला शख्स कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है या इनके अंदर क्या क्या खामियां या खूबियां होती हैं। To go towards the low self esteem, it is very necessary कि हम पहले self esteem को जाने. So पहले self esteem पे बात करेंगे, then we will go towards and we will categorize actually self esteem into लो सेल्फ एस्टीम एंड हाई सेल्फ एस्टीम। ठीक है, फिर आती है हमारी स्ट्रेटजीज, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, व्हाट शुड वी फॉलो और टू बैलेंस दीज टू ट्रेट्स इन आवर लाइफ्स। कंक्लूजन्स, ऑब्वियसली क्योंकि हम इस प्रेजेंटेशन पे अपना एक प्रीशियस टाइम देंगे, सो इस पूरी आर्ग्यूमेंट का क्या लुब्बे-लुबाब निकलेगा, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। Let's come towards the brief definitions of the आजी यानी ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ एस्टीम। देखें, आजिज़ी एक्चुअली ना वो खामोशी है जो इंसान को अपनी काबिलियत या सलाहियतों को लोगों पर जाहिर करने से रोकती है और दूसरे के सामने ना, लाइक जो शख्स आपके सामने मौजूद है या मे बी ग्रुप ऑफ पीपल, उनके सामने अपनी बड़ाई या किब्रियाई जाहिर करने के बजाय दूसरों की सुनने का फैक्टर है ह्यूमिलिटी। एक ऐसी खुसूसियत है जो इंसान के अंदर सादगी, नरम दिली और दूसरों के लिए एहतराम की अक्कासी करती है। लाइक एक ऐसा तर्ज अमल जो इंसान को खुद पर बरतर साबित नहीं करता, लेकिन इनफैक्ट सामने वाले की सुनने के लिए भी ना तैयार रहता है कि वो क्या चाहता है। सेल्फ एस्टीम यानी खुद एतमादी, एक ऐसी खुसूसियत जो इंसान या एक शख्स के अंदर अपने बारे में मिस्बत ख्यालात, टू नो हिमसेल्फ व्हाट एंड द कॉन्फिडेंस, वो उसकी क्या पॉजिटिविटीज हैं क्या नेगेटिविटीज हैं। स्लाइड चेंज करिएगा प्लीज बुरहान भाई। ओके, हियर इट इज रिटन इन द इंग्लिश एज वेल। ह्यूमिलिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है जो इंसान को इस चीज पर आमादा करती है कि आप इतने कोई इम्पोर्टेंट नहीं हो एनीवन एल्स, यानी कि मतलब
खुद को बढ़तरी नहीं देनी दूसरों के सामने, लाइक बढ़तरी इस चीज का बिलीफ ऑब्वियसली एक मुसलमान में तो होना ही चाहिए कि बढ़तरी अल्लाह ताला ने अपनी ही मतलब वो की है, लाइक किब्रियाई सिर्फ अल्लाह ताला की है, वो ही सिर्फ बड़ाई बयान करने वाले हैं अपनी। सेल्फ एस्टीम इज अबाउट कि आप अपने बारे में कितना जानते हो, अबाउट हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ, एंड यस अप्रिशिएटिंग योर एबिलिटीज एंड वर्थ, यानी अपनी खसूसियात और अपनी खामियों को या अपनी वर्थ को आप कितना एक्सेप्ट करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं बाय योर ओन सेल्फ। Okay, let's come towards the differences between the humility and low self-esteem. पहले एक काम करते हैं, डिफाइन करते हैं कि लो सेल्फ एस्टीम और हाई सेल्फ एस्टीम क्या होती है। सेल्फ एस्टीम आगे जाके एक्चुअली कैटेगराइज हो जाती है टुवर्ड्स द लो सेल्फ एस्टीम एंड हाई सेल्फ एस्टीम। लेट्स डिस्कस द लो सेल्फ एस्टीम, सॉरी हाई सेल्फ एस्टीम फर्स्ट। एक हाई सेल्फ एस्टीम वाला शख्स इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन हिज और हर डिसीजन। ही नोज वेरी वेल कि अच्छा मैंने ये लिया है डिसीजन, अगर ये बुरा है तो मुझे कहाँ रुकना चाहिए, और उसे अपने एंगर इश्यूज का भी पता होता है, उसे अपनी लाइफ में एक मुतवाजन रखना पता होता है। वेयर शुड आई कम, वेयर शुड आई स्टॉप माई सेल्फ, वेयर शुड आई नो, एंड एक्सेट्रा। ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स द differences between both of them. Humility, confident but not arrogant. उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो होता है लेकिन वो ओवर नहीं हो जाता, गुरूर में नहीं आ जाता। लाइक बीइंग अ मुस्लिम, अगर इस चीज को बात करें तो एक ह्यूमिलिटी वाला शख्स जिसके अंदर ऑब्वियसली सेल्फ, आई बिलीव कि सेल्फ एस्टीम इंसान में होती ही है। अब या तो वो लो होगी या तो वो हाई होगी, इट्स ऑल डिपेंड के सामने वाला यानी वो पर्टिकुलर शख्स उसको समझता कितना है या अपने अंदर इसको फॉलो अप कितना रखता है। ओके, अगर एक मुसलमान सोचे ना कि उसे पता होता है कि आज इस शख्स को पता होता है कि देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, ही और शी इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट, उसे किसी चीज का गुरूर नहीं होता। ऑब्वियसली हमने हमेशा ही सुना है कि इंसान को हमेशा उसकी ना आजिज़ी कभी नहीं लेके डूबती, उसका तकब्बुर ही लेके डूबता है। तो एक आजिज़ शख्स कभी ना आपको खसारे में जाता हुआ कभी शो नहीं करेगा, अगर जा भी रहा है तो। जबकि इसके अपोज़िट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम वाला हमेशा कॉन्फिडेंस की लैकिंग का शिकार ही नज़र आता है। वैल्यूज़ अदर्स पर्सपेक्टिव, आजिज़ शख्स हमेशा दूसरों की पर्सपेक्टिव को ओन करेगा, उन पर काम करने की कोशिश करेगा, एंड विल टेक आउट द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव फ्रॉम दैट। ऑब्वियसली क्योंकि जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें पॉजिटिव पर्सपेक्टिव निकालना इज समथिंग डिफिकल्ट, क्योंकि तनकीद का निशाना बहुत सारे लोग हो जाते हैं, गलत इनफैक्ट आई मस्ट से। कांस्टेंट सेल्फ डाउट, लो सेल्फ एस्टीम वाला शख्स हमेशा अपने डाउट में ही लगा रहता है कि मेरे अंदर ये है, अपनी खामियों को ही ज़्यादा प्रेफ़र करता है निस्बत अपनी सलाहियतों के। ह्यूमिलिटी वाला शख्स यानी कि आजिज़ पसंद शख्स रिकॉग्नाइज़ करता है अपनी स्ट्रेंथ को भी और अपनी वीकनेस को भी। लेकिन लो सेल्फ एस्टीम वाला शख्स हमेशा अपनी वीकनेस को ओन करता है। हमेशा अपनी वीकनेस पे ज़्यादा वो देता है ध्यान कि दिस वीकनेस है, ये वीकनेस है, ये वीकनेस है, यही रहेगा एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ह्यूमिलिटी वाला शख्स यानी ओपन फीडबैक रखता है। आजिज़ पसंद शख्स हमेशा लोगों से फीडबैक लेने की वो रखता है कि यार मैंने एक पर्टिकुलर काम किया है, व्हाट शुड बी द फीडबैक ऑफ दैट। क्योंकि लाइक उसे पता होता है कि मैंने a way I have used that is from A, B, C, D, E and then Z। हो सकता है वो इस फीडबैक में से एक ऐसा वे निकाल ले या उसे एक ऐसा फीडबैक मिल जाए जो उसे A, B, C जानने के बाद डायरेक्ट जेड तक, जिसमें कोई गलत काम ना हो, बट द वे मे बी द इजिएस्ट एज कंपेयर टू दैट वन। ओके, जबकि लो सेल्फ एस्टीम वाला ऑलवेज अवॉइड द फीडबैक ड्यू टू फियर, हमेशा अपने खौफ में यानी कि अपनी गलतियों के खौफ में, अपनी वीकनेस के खौफ में फीडबैक लेना पसंद नहीं करता। सेल्फ व्यू को अपनी बैलेंस रखता है, यानी कि अच्छाई पे भी फोकस रखेगा, बैलेंस, और अपनी बुराई पे भी बैलेंस रखेगा। जबकि लो सेल्फ एस्टीम वाला शख्स always have a negative self view,
मैंने ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से हुआ है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिक्योर इन सेल्फ वर्थ, बाहर की यानी सोसाइटी के आने वाली जो बहुत सारी नेगेटिविटी है उनसे सेल्फ सिक्योर रहती है, अपने आप को हर्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ अदर्स। और जबकि इसके अपोजिट अगर हम देखें तो लो सेल्फ एस्टीम वाला शख्स या कोई भी डिपेंड ऑन अदर्स अप्रूवल, हमेशा दूसरों की अप्रूवल में रहता है, यानी उसे अपने डिसीजंस लेने के लिए दूसरों के अप्रूवल की लाजमी जरूरत होती है, दैट आई एम गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर डिसीजन, इज इट ओके फॉर मी और इज इट नॉट, एंड ही और शी कैन डेफिनेटली चेंज हर डिसीजन और हिज डिसीजन अगर सामने वाला कहे कि नहीं, इससे ये मसला होगा, ये मसला होगा, ये मसला होगा। लाइक अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक ह्यूमिलिटी वाला शख्स, आजिज पसंद शख्स जानता है कि उसे कौन सा फीडबैक निकालना है, लाइक इट्स वो जानता है कि तस्वीर का कौन सा रुख देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट वाज द एक्चुअली ग्रेट डिफरेंस के लो सेल्फ एस्टीम वाला शख्स हमेशा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट निकाल रहा होता है, इनफैक्ट अपने लिए निकाल रहा होता है। ओके, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। आजिज पसंद शख्स खामोशी से ट्राई करता है टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, कि मैंने ये मिस्टेक्स की हैं, फर्दर आई एम गोइंग टू ओवरकम दीज मिस्टेक्स, ये मसला था, अच्छा अब मुझे क्या करना है। जो उसे फीडबैक्स मिलते हैं उनसे पॉजिटिविटी निकाल कर उसके बारे में पढ़ना, और उनसे अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करना। अ पर्सन हु हैज अ ह्यूमिलिटी ऑलवेज नोस feels defeats by mistake. अब ये लो सेल्फ एस्टीम वाला शख्स हमेशा फील करता है कि वो डिफीटेड है अपनी मिस्टेक्स की वजह से, जबकि समटाइम्स और मे बी मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि इंसान अपनी गलती की वजह से नहीं, सामने वाला, लाइक ऑब्वियसली इफ वी आर गोइंग टू वर्क इन टर्म्स ऑफ ग्रुप और इन टर्म्स ऑफ पेयर, तो हो सकता है सामने वाले की गलती हो, क्योंकि आई मस्ट से कि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो गलतियां तो होती हैं, हाँ, वो अलग बात है कि एक शख्स अपनी गलतियों पे रोते रहता है और अपनी सक्सेस की अचीवमेंट की जो सेलिब्रेशन है वो भूल जाता है, और अपनी मिस्टेक्स और को ही लाइक उसकी वजह से घेराव में आकर परेशान ही रहता है। ह्यूमिलिटी वाला शख्स सीक्स ऑलवेज ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट, हमेशा चाहता है ग्रो करना, इम्प्रूव करना अपने आप को। अगेन लो सेल्फ एस्टीम वाला शख्स जब वो देख रहा है कि उसकी चैलेंजेस अवॉइड सॉरी हमेशा अपने चैलेंजेस को अवॉइड करता है, लाइक अगर वो देखता है कि एक चैलेंज इज मतलब फेल इन वन चैलेंज, फेल इन सेकंड चैलेंज, देन फेल इन थर्ड चैलेंज, तो माइट बी अगेन तनकीद का निशाना होकर सामने वालों की या सोसाइटी की, हो सकता है कि वो आने वाली चैलेंजेस में बिल्कुल ही फेल हो, लाइक वो ही कर दे, लाइक मुझे ये करना ही नहीं है, आई एम नॉट फॉर दिस। और यही वजह है कि ये इसे ग्रो करने में प्रॉब्लम देती है। ओके, थर्ड थिंग दैट इज स्ट्रेटेजी। क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं to balance these two traits in our lives? Buran bhai, can you please change the slide? Thank you. क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, हमें किस तरह से इस चीज को बैलेंस रखना चाहिए, वेरी नेसेसरी। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स देम, मैं एक और शख्स को डिस्कस करते हैं, मतलब इमेजिनरी, के वो शख्स जिसके अंदर ह्यूमिलिटी तो है बट सेल्फ एस्टीम नहीं है, वो शख्स कैसा रहेगा? सो एक शख्स जिसके अंदर ह्यूमिलिटी है बट सेल्फ एस्टीम नहीं है, ऑब्वियसली वो को दूसरों के जेर असर रहेगा, यानी उसे दूसरों की जरूरत पड़ेगी, लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन शॉर्ट। हो सकता है लोग इसका गलत फायदा उठाएं, हम बहुत एग्जांपल्स अपनी सोसाइटी में देखते हैं, फैसला करने में फॉर श्योर मिस्टेक्स आती हैं, और ऑब्वियसली और उसके इससे आगे की ग्रोथ में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेल्फ एस्टीम विदाउट ह्यूमिलिटी। सेल्फ एस्टीम तो है बट ह्यूमिलिटी नहीं है, आजिजी नहीं है। आजिजी ना होना इसका मतलब इंसान गुरूर में आ रहा है, और लाइक अपनी ही बड़ाई, मैं ही सब कुछ हूँ, एंड सीखने की कमी से तो वो वैसे ही बेचारा वो नाकाम रहता है इस चीज में, लाइक सीखने वाला फैक्टर ही फिर अल्लाह ताला उससे ले लेते हैं। तनकीद से बचाव का शिकार भी रहता है और इसके चक्कर में गलत फैसले कर ही देता है, जो यकीनन उसके रिश्तों पे और उसकी
सक्सेस पे मुश्किलात का बाइस बनते हैं। ओके, क्या मेथडोलॉजीज हैं टू बैलेंस दीज टू फैक्टर्स? आर सेल्फ अवेयरनेस, खुद आगाही, ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी, ग्रोथ माइंडसेट, अपने माइंडसेट को किस तरह ग्रोथ करें, एंड देन द फीडबैक, हाउ शुड वी वर्क ऑन द फीडबैक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। माइंडफुलनेस, एक सेल्फ अवेयर शख्स, यानी चलें, खुद आगाही का एक्चुअली मतलब होता है कि अपने आप को अच्छी तरह जानना। मतलब ये कि आपको अपनी खूबियों, अपनी खामियों, अपने इमोशंस यानी जज्बात और अपने थॉट्स यानी ख्यालात का पता होता है। लाइक जब आपको पता हो कि आपको किस चीज में आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज से डरते हो, किस बात पर खुश होते हैं और किस बात पर आपको गुस्सा आता है, तो दिस इज अ सेल्फ अवेयरनेस अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन के उसे पता होता है कि यार अच्छा, अगर मुझे ये सामने वाला ये टारगेट दे रहा है, सो एम आई कैपेबल फॉर दिस और नो। सो अ सेल्फ एस्टीम, अ पर्सन हु हैज अ सेल्फ अवेयरनेस, उसे पता है कि ठीक है मैं क्योंकि हर शख्स हर काम नहीं कर सकता और उसे पता होता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो दूसरों को खुश नहीं करता। सेल्फ अवेयरनेस या कह सकते हैं कि कहीं-कहीं जिस बंदे को सेल्फ एस्टीम का उसकी बैलेंस्ड हो, तो वो सामने वाले को नो कर देता है कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू योर दैट वर्क। और आई थिंक इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि हर वक़्त येस कहने वाला बेवकूफ़ होता है और कभी-कभी अपने लिए नो कह देना चाहिए इफ यू थिंक यू आर नॉट ओके विथ दैट। सीक फीडबैक, सेल्फ अवेयरनेस वाला शख्स हमेशा फीडबैक की चाहत रखता है कि उसे पता होना चाहिए कि वो सोचता है कि अगर 10 तनकीदें आ रही हैं, तो इसमें से एक मेरे लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। एंड यही तनकीद फिर उसे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस की तरफ ले जाती है, यानी कि वो प्रैक्टिस करना शुरू करता है टू ओवरकम दैट मिस्टेक्स और समटाइम्स आई मस्ट से द एंगर इश्यूज। ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी, रिफ्लेक्टिंग ऑन चैलेंजेस, जब एक इंसान शुक्रगुजार रहता है ना, तो उसे मतलब अगेन सोसाइटी की या ठीक है, जो नेचुरल चैलेंजेस भी इनफैक्ट आते रहते हैं, उन पर अच्छे से काम कर सकता है। उसे पता होता है कि मैंने द बैलेंस डिसीजन व्हेन ही और शी टेक, वो उसे पता होता है कि मुझे इसमें कितनी मेहनत करनी है एंड ऑलवेज बीइंग थैंकफुल टू अदर्स, शुक्रगुजार और even others. Being a Muslim, it is obviously taught by our Prophet as well that a Muslim should be thankful to Almighty every टाइम। हर वक़्त अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार रहना ही चाहिए। हर वक़्त अपने ही नेगेटिविटी को सोच के रोना, अल्लाह ताला ने मेरे भाई को इतना दिया या किसी भी पर्टिकुलर रिश्तेदारों को इतना दिया है, मैं वो जबकि मैंने ज़्यादा किया है। दैट मे बी द थिंग दैट अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट, वेल डियर ऑडियंस, माइंडसेट ग्रोथ किस तरह किया जाता है और व्हाट शुड बी द फैक्टर्स, हाउ कुड वी बैलेंस द सेल्फ एस्टीम बाय द ग्रोथ माइंडसेट इज ऑल will be done by my co-presenter, that is Abdul Wahab Bhai. I'm done here, Abdul Wahab Bhai. It's up to you to proceed that presentation forward. Thank you so much, everyone. Buran Bhai, Abdul Wahab Bhai, it's up to you now. अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल वहाब मेरा नाम है और मैं भी इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, ग्रुप 13 से। मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगा इस प्रेजेंटेशन को और देन विल कंक्लूड इट। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट, ये 2 कांसेप्ट्स हैं जिनको थोड़ा-सा इन्होंने एक्सप्लेन किया मिसातका ने, मैं इसको थोड़ा-सा मज़ीद इलैबोरेट करता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें आप अपने आप अपने दिमाग को की नशो-नुमा करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है? इसके डिफरेंट इसके डिफरेंट इंग्रीडिएंट्स हैं, जिसमें एम्ब्रेस चैलेंजेस, सेलिब्रेट एफर्ट, लर्न फ्रॉम द क्रिटिसिज्म, परसिस्ट थ्रू सेटबैक्स। अगर ये 4 चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं, तो यही वजह बनती हैं आपके दिमाग की नशो-नुमा के करने में, आपकी सोच को मुस्बत तरीके से फैलाने में। एम्ब्रेस चैलेंज से मुराद यही है, हर बंदे की ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट इश्यूज़ आते हैं।
देयर इज़ नो वन कि जो कि इस चीज़ों से मावरा हो। तो आपने उन चैलेंजेस को किस तरीके से हैंडल करना है? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी पॉजिटिव व्हेन यू हैव एनी चैलेंज एंड देन टैकल इट। देन learn from the criticism. Obviously at every stage you are getting different kind of feedback from different people, जिसमें आप बहुत सारा ऐसा फीडबैक भी आपको मिलता है जिसको आप क्रिटिसिज्म समझते हैं। क्रिटिसिज्म 2 तरह के होते हैं, एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म होता है, जो कि मोस्टली आपके साथ वो लोग करते हैं जो आपके साथ राइवलरी रखते हैं, और एक क्रिटिसिज्म आपका पॉजिटिव वे में होता है, जो आपके साथ ऑनेस्ट होते हैं, वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं जस्ट टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो आप उसको जज करते हैं कि ये जो क्रिटिसिज्म मुझे कोई बंदा भी कर रहा है, मेरा फैमिली मेंबर है, मेरे पेरेंट्स हैं, अगर ये मेरी बेटरमेंट के लिए है तो ऑब्वियसली आपने उसको एज़ अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म समझना है, उसको कंसीडर करना है, और फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली अपने काम में, अपने सोच के अंदर तब्दीली लानी। सेलिब्रेट एफर्ट, ऑब्वियसली ये आप ये बताती है कि जब आप किसी भी चीज़ के अंदर कोशिश करते हैं और आप उसको हासिल कर लेते हैं, या आप उसको हासिल नहीं कर पाते लेकिन आप अपनी कोशिश 100% करते हैं, तो आपको एक कंटेनमेंट फ़ील होती है, एक आपको सैटिस्फैक्शन फ़ील होती है। एंड व्हेन यू गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, देन डेफिनिटली यू आर हैप्पी एंड यू सेलिब्रेट दैट अचीवमेंट। परसिस्ट थ्रू द सेटबैक्स, परसिस्टेंस, ऑल ऑफ यू नो कि कंसिस्टेंसी को परसिस्टेंस कहते हैं। Again, in difficult times and in different situations, you just need to keep yourself going. आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहना है। आपको कभी भी अपने आप को मतलब एज़ अ फेलियर कंसीडर नहीं करता। यू नेवर थिंक कि ओके, मुझे ये सिचुएशन एक आई है, ये एक सेटबैक आया है, ये एक नुकसान हुआ है, एक झटका लगा है, तो बस अब मैं अब कुछ नहीं कर सकता। आई जस्ट नीड टू सिट हियर एंड देन सी, अगर जो होना होगा हो जाएगा। नो, you keep on doing, keep on putting your effort, no matter what the results are, because all of us believe कि results अल्लाह ताला के हाथ में है। तो हमें सिर्फ अपनी एफर्ट करनी है। तो आपने कभी भी उससे पीछे नहीं हटना, अपने मकसद से, अपनी अपनी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये फीडबैक के बारे में, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पिछली स्लाइड से थोड़ी सी मजीद बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ग्रोथ माइंडसेट है, एक फिक्स्ड माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट आपको अगर एनालाइज़ करना हो तो आपको पता चल गया कि अगर आप समझते हैं कि आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ चल रहे हैं तो उसमें क्या-क्या फैक्टर्स हैं। अगर फिक्स्ड माइंडसेट है आपका, तो आपके अंदर एक चीज़ होगी कि आपके अंदर अगेन ये एक फीलिंग आएगी कि आई कैन नॉट डू अ सर्टेन थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ नोट की है कि हमें अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, उनसे पूछो कि क्यों नहीं कर सकते? सो दे सेड कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है? आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना है, आपने उनको थोड़ा पॉलिश करना है। नेवर थिंक कि मैं ये सर्टेन चीज़ नहीं कर सकता। येस, देयर आर सर्टेन थिंग्स ऑब्वियसली दैट डिमांड्स सर्टेन स्किल सेट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कि हमारे माशरे में एक मायूसी की इतनी ज़्यादा मायूसी फैल गई है कि बहुत सारे लोग ये कुछ कहना शुरू कर देते हैं, नहीं अब तो मेरे हालात बेहतर नहीं हो सकते, मैं अपनी सोच नहीं बदल सकता, मेरे पे ये परेशानी है। अगर इन सब सिचुएशंस को आप फेस कर रहे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं, देन कंसीडर योरसेल्फ कि आप फिक्स्ड माइंडसेट को ओन करते हैं। ठीक है, ये उसके उलट हो गया। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ है फीडबैक। फीडबैक जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक नेगेटिव फीडबैक है, एक पॉजिटिव है। यू डेफिनिटली, अगर आप जानना चाहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक क्या है, तो पॉजिटिव फीडबैक आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों की तरफ से आएगा। तो व्हेनेवर यू वांट टू सी के आइदर सब पॉजिटिव फीडबैक, तो सबसे पहले आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स, दे विल नेवर गिव यू अ नेगेटिव फीडबैक। वो कभी भी नहीं देंगे। अपेरेंटली इट लुक्स लाइक कि वो आपको कोई नेगेटिव बात बता रहे हैं, बट नो, व्हाटएवर दे आर टेलिंग यू, देयर इज़ अ गुड इंटेंशन बिहाइंड दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसको हम कंक्लूड करते हैं इन सब चीज़ों को। तो मैं आपको हमने स्टार्ट में सेल्फ एस्टीम के ऊपर बात की। अच्छा, आप जो एक सेल्फ एस्टीम है, एक्सट्रीम हाई सेल्फ एस्टीम, ये भी थोड़ी-सी डेंजरस होती है। ये आपको नार्सिसिज़्म की तरफ लेके जाती है। ठीक है? आपके बिहेवियर में रिपल्सिवनेस पैदा करती है
और आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करती है, जिसको हम कह सकते हैं कि तकब्बुर की अंदर आ जाता है, ठीक है? और एक आपकी सेल्फ एस्टीम का लो लेवल है, जिसको आप एक्सट्रीम लो सेल्फ एस्टीम कहते हैं, जो आपको ह्यूमिलिटी की तरफ लेके जाती है। तो ये हमें हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी शख्सियत के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन एन एक्सट्रीम हाई सेल्फ एस्टीम, जो इसका एक बिल्कुल हाई एंड है, और एंड द लोएस्ट सेल्फ एस्टीम, जिसको आप ह्यूमिलिटी कहते हैं। अगर हम ये एक बैलेंस क्रिएट कर लें, तो वो एक सेल्फ एस्टीम का वो लेवल है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम उसको, अगर हमें वो मिल जाए, तो हम अपनी ज़िंदगी का मकसद और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। अभी अ, इसके बीच में जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि इसका जो आगाज़ है, मतलब आप इसको किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी में ये सब तब्दीली ला सकते हैं और एक एक हाई सेल्फ एस्टीम को अचीव कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अपनी पर्सनैलिटी को जानिए। खुद को जानना तमाम हिकमत का आगाज़ है। आपने अपने आप को एनालाइज़ करना है, व्हाट डेफिशिएंसीज़ डू आई हैव? मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और मेरे अंदर क्या ख़ामियाँ हैं? जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको सामने लाना है, उनको यूटिलाइज़ करना है, और मेरे अंदर जो ख़ामियाँ हैं उनको एक्सेप्ट करना है। Never stay at a state of denial. If you have certain qualities जो कि low self esteem की हैं, then just accept it and turn them into a high self esteem. Thank you so much. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, then you may ask please. थैंक यू सो मच अब्दुल वहाब भाई। फीडबैक फॉर्म में कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर लेता हूँ। आप लोग उसको फिल लाजमी कीजिएगा। Sure. Is this a question, difference between self esteem and खुदी? I think जी ये क्वेश्चन आया चैट में। ठीक है? जो हाई सेल्फ एस्टीम है ना, जिसको आप हाई सेल्फ एस्टीम कहते हैं, व्हाट आई थिंक कि उसको ही खुदी कहा जाता है। ठीक है? आप अपने स्टैंडर्ड को इस लेवल तक लेकर आते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़्ड पर्सनैलिटी नहीं बनते। एक चीज़ इसके बीच में बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि क्या आप हाई सेल्फ एस्टीम के मालिक हैं, वो ये है कि एक हाई सेल्फ एस्टीम का इंसान या एक अ, आला खुदी का इंसान कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। उसकी जो उसके जो सेट रूल्स होते हैं, उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कभी भी उससे सेट बैक नहीं करता। हाई सेल्फ एस्टीम नुकसानदेह नहीं होती, एक्सट्रीम हाई सेल्फ एस्टीम नुकसानदेह होती है। हाई सेल्फ एस्टीम इज़ अ पॉजिटिव थिंग, ये आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन एक्सट्रीम सेल्फ एस्टीम क्या है कि आप अपने आप को ही सही समझते हैं। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग यस आई एम द वन, कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मेरी सोच सबसे बेहतर है, मेरी राय सबसे बेहतर है, देन सॉरी आई थिंक आवाज़ मेरी कम है, लेट मी। आवाज़ तो ठीक आ रही है आपकी, मुझे तो ठीक आ रही है। किसी ने चैट में मैसेज किया, वॉइस इज़ टू लो, आई कैन नॉट हियर इट। ओके। मैंने इनका तो मैं माइक आपको फंक्शन। बता रहा था कि हाई जो एक्सट्रीम हाई सेल्फ एस्टीम है ना, सिर्फ उसमें उसका प्रॉब्लम है। अब आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको ये जो सऊदी अरब के किंग हैं सलमान, इनके बारे में कहा जाता है ये नार्सिसिस्ट है। ठीक है? इसका मतलब यही है कि बेसिकली वो एक हाई सेल्फ एक्सट्रीम जो सेल्फ एस्टीम है ना, उसका मालिक इंसान है। वो उस लेवल पे चला गया हुआ है वेयर ही थिंक्स कि व्हाटएवर ही इज थिंक एंड व्हाटएवर ही इज डूइंग, ही इज ही इज द सोल अथॉरिटी। ठीक है? व्हिच इज वेरी डेंजरस। उसकी वजह से क्या है कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो रिपल्सिव, जो मैंने आपको पहले बताया, हो जाती है कि रिपल्सिव से मुराद ये है कि आपकी तरफ लोग खिंचते नहीं है, लोग आपसे दूर जाते हैं। आपके अंदर जेन्युइननेस खत्म हो जाती है, और आपकी जो और ऑब्वियसली दिस दिस डैमेजेस द पर्सनल रिलेशनशिप व्हिच यू हैव। एनी अदर क्वेश्चन? चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, वहाँ भी Yes. देखिएगा। Or always seeking a feedback from others, doesn't that point to the fact
that the seeker is having a low esteem because one is looking at others to validate him always. No, you are not looking for the feedback आपको लोग खुद देते हैं, ठीक है? और जब आपको फीडबैक मिलता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ चीजें नेगेटिव होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं। जो चीजें उसमें पॉजिटिव होती हैं वो आपको अप्रिशिएट करने के लिए होती है। जैसे अब वो एक पॉइंट था कि सेलिब्रेट योर ग्रोथ, ठीक है? अगर आपने कुछ अच्छा किया और आपको किसी ने अच्छा फीडबैक दिया, वेल डन जॉब, आपको कुछ कहा है, तो ऑब्वियसली इट मोटिवेट्स यू। जब आपको ये मोटिवेट चीजें करती हैं तो आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ भी ऐसा अच्छा करना है या कोई भी काम करना है तो वो आपने इस वजह से करना है कि उसके अगेंस्ट आपको लोग फीडबैक दें। नो, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, एंड इफ दैट एक्ट इज ए कलेक्टिव एक्ट, तो डेफिनेटली आपने उसका ऑब्जेक्टिव देखना है। अगर आप उसका ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, देन यू डोंट नीड टू गेट you don't need to even ask the feedback from others. If you think that you are satisfied, you were honest, you did your best, you were persistent, then then the job accomplished, मैं ये इसको ये कहूँगा। तो always no, it's not required that you need to ask feedback from others all the time, बिकॉज़ इफ ऑब्वियसली अगर आप ऐसा चाहेंगे तो उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, अगर तो आप फीडबैक इसलिए हासिल करना चाह रहे हैं कि आप अपने अंदर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ला सकें, जस्ट लाइक इन्होंने बुरहान भाई ने भी बताया कि फीडबैक फॉर्म डालें। व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट? हम ये इसका पर्पस ये है कि ये जो प्रेजेंटेशन हुई है इसमें जितनी खामियां, जितनी कोताहियां, उनको ठीक किया जा सके, ठीक है? तो ये एक पॉजिटिव है। लेकिन अगर इसका पर्पस ये है कि आप हमें जस्ट अप्रिशिएट करें, एंड वी वांट टू गेट दैट अप्रिसिएशन, एंड इफ वी आर नॉट गेटिंग दैट अप्रिसिएशन, देन डेफिनेट एंड देन वी आर स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिली तो इसका मतलब है मैंने जो कुछ किया फजूल किया। इसका मतलब है कि मैं एक लो सेल्फ एस्टीम का मालिक इंसान हूँ जिसने ये सब कुछ अपने आप को प्रेज़ करने के लिए किया। तो हाँ भाई, जैन भाई आपका कोई क्वेश्चन है? जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम पीछे अस्सलाम। बैकग्राउंड में अगर नॉइज़ आ रही है तो थोड़ी बड़ी माफ़ी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी भाई साहब की बात की कि नार्सिसिज़्म और एक्सट्रीम सेल्फ एस्टीम एक ही चीज़ है। तो मुझे ये समझ नहीं लगी, सेल्फ एस्टीम तो एक अलग ही चीज़ है और नार्सिसिज़्म तो एक अलग ही चीज़ है ना? उसमें तो इंसान तकब्बुर और किब्र में आ जाता है। सेल्फ एस्टीम से उन्होंने कैसे लिंक किया, मुझे ये बात समझ नहीं आई। नहीं, सॉरी, मैंने सेल्फ एस्टीम नहीं कहा, मैंने एक्सट्रीम सेल्फ एस्टीम। एक्सट्रीम, आपको ये तो पता है ना कि किसी भी चीज़ का जो एक्सट्रीम होता है वो हमेशा बुरा होता है। चाहे वो टॉप एंड हो, चाहे वो बॉटम एंड हो। एक्सट्रीम हाई सेल्फ एस्टीम नार्सिसिज्म की तरफ आपको लेके जाती है। दैट्स अ प्रूवन फैक्ट, नॉट हाई सेल्फ एस्टीम। ये उसके ऊपर का लेवल है। एनी अदर Did you क्वेश्चन? did you get my point, or I need to elaborate it more? अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो अच्छा हो हाँ, जाएगा और बेहतर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा-सा मज़ीद कर देता हूँ। देखिए, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी ना समझाने के लिए, सऊदी सऊदी के बादशाह की। अगर आप उससे बात करें, उनसे पूछें ना, तो वो ये आपको ये नहीं कहेंगे कि मैं कोई तकब्बुर कर रहा हूँ, मैं कोई गरूर कर रहा हूँ, और इस तरह के आपको लोग और भी मिलेंगे, ठीक है? लेट्स से कोई बहुत बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस के ऊपर लोग बैठे होते हैं। आप समझें कि वो चेयरमैन हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, डिफरेंट लोग हैं। तो आप जब आप उनसे मिलेंगे, गुफ्तगू करेंगे या आप कुछ और करेंगे, तो आप देखेंगे एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो आपके और अपने दरमियान में, ठीक है? अब अगर आप उनसे पूछें तो वो उसको समझेंगे कि यार इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक हाई सेल्फ एस्टीम का बंदा हूँ, ठीक है? मेरी एक वैल्यू है, मेरा एक मकाम है, मेरी एक इज़्ज़त है, ठीक है? वो इस चीज़ को पॉज़िटिव समझ रहा है, वो उसको तकब्बुर नहीं कह रहा। बट इन इन अ ट्रू सेंस बेसिकली वो एक्सट्रीम सेल्फ एस्टीम का मालिक है। जिसकी वजह से वो नार्सिसिज्म की तरफ जा रहा है, वो रिपल्सिव बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है? दिस इज़ नॉट गुड। हाई सेल्फ एस्टीम का बंदा वो होगा जिसको आप अगर देखेंगे तो वो कभी भी आप उससे मतलब आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो रिपेल नहीं होंगे। आपका दिल करेगा आपसे बात करें, वो आपकी तरफ उसका झुकाव होगा, ठीक है? तो ये इससे आई थिंक आपको थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा होपफुली। सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में कोई पूछ रहे हैं? व्हाट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन? सॉरी, हाउ डू यू डिफाइन सेल्फ
reflection. How should it be done? सेल्फ रिफ्लेक्शन, टू बी ऑनेस्ट मुझे आपके क्वेश्चन को सही तरह समझ नहीं सका। सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपकी मुराद क्या है कि आप मतलब अपने आप को कितना समझते हैं? हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, इसको आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कह रहे हैं? यहाँ पे है कुछ ऐड करूँ? जी प्लीज। जी जी। जी, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली इसको आप कहें कि अपना जायजा लेना या अपना मुहासबा जी करना। वो इस जी। मायनों में आता है कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, आप उसको देखें कि मैंने इसको परफेक्टली किया या नहीं, या ये चीजें जिस तरह प्लान थी उस तरह से अच्छी गई या नहीं, इसमें कहाँ बेहतरी की गुंजाइश थी, कहाँ से क्या चीज गलत हुई, तो क्यों गलत हुई। तो एक जो अपना मुहासबा करना होता है या एक जायजा लेना है, उसको हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एग्जैक्टली। और अनफॉर्चुनेटली ये आई थिंक हमारे माशरे में अब ना होने के बराबर है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एक मोमेंट को तो हर वक्त अपना मुहासबा करते रहना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली। जहां वो अपना मुहासबा करना छोड़ेगा, वहीं पे कहीं गलती करने का इम्कान है। जी बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू मैम। जी, और कोई अच्छा, सवाल? अपना मुहासबा जी, बंदा कैसे कर सकता है? अपना मुहासबा कैसे कर सकता है, ये भी अच्छा सवाल है। अपना मुहासबा आप ऐसे कर सकते हैं, एक तो आप अ, किस हैसियत से अपना मुहासबा करना चाह रहे हैं। अगर अपनी जॉब के हवाले से करें या कोई प्रोजेक्ट आपने किया, तो हर चीज उस काम के हवाले से आप अपने काम के इख्तिताम पे या काम के मुख्तलिफ स्टेजेस के इख्तिताम पे रुक के देखें कि जो चीज मैंने प्लान की थी, क्या वो मैंने अचीव कर लिया, क्या वो मैंने ठीक किया। और अगर हम एक मोमिन की हैसियत से अपने मुहासबे की बात करें, अपना जायजा लेने की, तो आप दिन के इख्तिताम पे रोज ये देख सकते हैं कि आज कहीं मुझसे कोई कोताही तो नहीं हुई, या कहीं मैंने कहीं इबादात में या मामलात में किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। या जैसे होता है ना, छोटा सा आप अपना सारे दिन का जायजा लेते हैं कि आज के दिन में मैंने सबसे अच्छा काम क्या किया, या कौन सी चीज ऐसी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और उस पे इस्तगफार करना। और मोमिन तो इस चीज पर भी इस्तगफार करता है कि जो काम वो उतनी बेहतरीन, यानी सारी नमाजें पढ़ी मगर फिर भी ख्याल आया कि ये इससे भी बेहतर हो सकती थी, मेरा मेरा फोकस इससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता था, शायद मेरी अटेंशन में थोड़ा कमी आ गई, शायद मैं इससे भी ज्यादा खूबसूरती से इबादत को अदा कर सकता था। तो वो मोमिन तो इस चीज पर भी इस्तगफार करता है अल्लाह ताला से। जी बिल्कुल मैम। इसी वजह से वो जो कहा जाता है ना कि नमाज के बाद जब आप इस्तगफार पढ़ते हैं, तो व्हाट्स द पर्पस, आपने इतना बड़ा नेकी का काम किया, आपने इबादत की, अब आप इस्तगफार क्यों कर रहे हैं? तो उसकी लॉजिक भी इसके पीछे यही है। बिल्कुल। और ये जो आपने आज का कौन ये जो टॉपिक चुना है ना, ह्यूमिलिटी का या आजिज़ी का, ये आजिज़ी इंसान में आती ही तब है जब इंसान अपना मुहासबा खुद करेगा, अपना एहतसाब खुद करेगा, तो तभी वो डाउन टू अर्थ रहेगा। वरना तो जैसे हम देखते हैं ना कि इबादत का गुरूर बहुत खतरनाक चीज है, उलमा इससे खास तौर पे बचने को कहते हैं, क्योंकि इबादत का गुरूर वो भी शैतान का वो हथकंडा है जिसके जरिए वो आपके किए कराए पे पानी फेर सकता है। क्योंकि आपको पता है ना कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तकब्बुर मेरी चादर है, और अगर किसी ने तकब्बुर किया तो इसका मतलब उसने मेरी चादर पे हाथ डाला है। तो जिस नेकी के बाद तकब्बुर आ गया कि मैंने तो बहुत कमाल कर दिया, तो वो नेकी फिर जाया होने का बहुत ज्यादा अंदेशा है। जी, और ये शैतानी अमल भी है। यकीनन शैतानी अमल ही है, यकीनन। एनी अदर क्वेश्चन? जी। हम्म। जी, आपसे आपके साथ फीडबैक फॉर्म शेयर किया गया है, तो प्लीज आज के इस सेशन के हवाले से अपनी राय से जरूर आगाह कर दें। इसको जरूर लिंक पे क्लिक कीजिए, और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन है, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर बीइंग हम्बल और नॉट? इसमें ये चीज है कि जब भी आप जिस तरह भी मैम ने भी एक्सप्लेन किया, आप लेट्स से इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक बंदे की हेल्प की, आपको कोई बंदा मिला और उसने आपको कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, आप मेरी हेल्प कर सकते हो। आपने उसकी हेल्प की, और हेल्प करने के बाद अगर आपके दिल में ये चीज़ आई कि मतलब आप फ़ौरन से पहले अल्लाह ताला के थैंकफुल हुए,
आपने अल्लाह ताला के सामने शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा इतना शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मेरे पास कोई बंदा आया और उसने मुझे कहा कि मेरी हेल्प करो, और मैंने उसकी हेल्प की। ये इस बंदे का मेरे ऊपर एहसान है कि इसने मुझे काबिल समझा कि मैं इसकी हेल्प करूं, और मैंने इसकी हेल्प कर दी। तो तब आप, इसका मतलब है कि आप हम्बल हैं। अगर आपने उसकी हेल्प की और आपके ज़हन में ये ख्याल आया कि मैंने इसकी हेल्प की क्योंकि मैं इसकी मदद कर सकता था, इसको मेरी मदद की ज़रूरत थी, मैं हूँ जो कि इस काबिल हूँ कि मैं ये मदद कर सकता हूँ, तो देन यू आर इन ग्रेट लॉस। फिर आप समझ जाएँ, आप दूसरी तरफ हैं। आपने उसकी जो मदद की है, उसका कोई पर्पज़ नहीं है, वो जस्ट एक दिखावा है। बेशक वो किसी को नज़र नहीं भी आया, बट ऑब्वियसली यू नो बाय योर हार्ट कि आपकी इंटेंशन क्या थी। तो जो मैंने फर्स्ट सिनेरियो पेश किया, अगर वो आपकी इंटेंशन है तो आप हम्बल हैं, और आपकी जो आपका जो एक्ट है उसके अंदर प्योर खलूस शामिल है। कैन सेल्फ रिफ्लेक्शन हेल्प अस इम्प्रूव टीम कोलैबोरेशन एंड हाउ? जी ऑब्वियसली, देखें, टीम के हद पे, टीम के लेवल पे, कोलैबोरेशन के लेवल के ऊपर अगर आप समझते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको हेल्प कर सकती है, वो इस तरीके से कर सकती है कि अगर आप जो कह रहे हैं अ, वो आपके एक्ट्स नहीं है। देयर इज अ कंट्राडिक्शन बिटवीन योर एक्ट्स एंड व्हाट यू आर डूइंग। आप कह रहे हैं कि काम ऑनेस्टली से करो, बिल्कुल ठीक करो, लेकिन आप नहीं कर रहे, ठीक है। आप कह रहे हैं कि फ्रॉड ना करो, लेकिन आप फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है। इस काम में शॉर्टकट ना मारो, लेकिन आप शॉर्टकट मार रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने अपनी जो असेसमेंट है ना, वो आपने नहीं की कभी। आपने, वही बात है कि ये जो इंट्रोस्पेक्शन वाला जो कंसेप्ट था ऊपर उन्होंने बताया, एग्जामिनेशन आपने अपनी नहीं की। आपकी कॉल ऑफ फेल के अंदर तजाद है। तो जब आपकी जो कोई टीम होगी, आपके जो पीयर्स होंगे, आपके गिर्द के लोग होंगे, वो जब आपको देखेंगे यही चीज़ कि आप लेक्चर तो ये देते हो, बात तो ये करते हो, लेकिन खुद करते नहीं हो, तो ऑब्वियसली वो कभी भी आपकी किसी भी बात को ना सीरियस लेंगे, ना आपको कोई वेटेज देंगे। तो आपकी जो टीम है उसके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन इसकी ऑपोज़िट अगर सिनेरियो देख लें कि जिसमें आप जैसा कहते हो, आप करते भी वैसे हो, तो डेफ़िनेटली आपके जो इर्द-गिर्द लोग हैं, उनके ऊपर इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट जाएगा, और वो आपकी बात को भी सीरियस लेंगे और आपके कहे के ऊपर अमल भी करेंगे। To influence people, you have to act like Jazakallah. Yes, that's true. जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी ऐड करूँगी, कि हम जब अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम ब्लेम गेम में भी नहीं जाते। जैसे आपने टीम वर्क की बात की है कि टीम वर्क को कैसे ये इम्प्रूव कर सकता है, बेहतर कर सकता है। हम में से हर कोई अगर अपना अपना जायजा ले रहा हो, और अगर हमसे कहीं कोई छोटी मोटी हो जाती है कमी कोताही, कमी बेशी, हम उस तरह से अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली जब हर कोई अपनी अपनी खामियों पे नजर रख रहा होगा, तो वो फिर दूसरों की खामियों पे भी नरम अंदाज अपने, लेकिन जो शख्स अपनी खामियों के ऊपर नहीं रखता, वो फिर सारा इल्जाम दूसरे के सर धरने की कोशिश में रहता है। तो जब हम सब इस चीज को मानते हैं ना कि हाँ ठीक है, ह्यूमनली ये पॉसिबल है, गलती हो जाती है, हमसे भी होती थी, चलो कोई बात नहीं, एक जगह पे मुझसे कुछ कमी हो गई, आज अगर टीम के किसी दूसरे अ, फर्द से कुछ कमी रह गई, तो हम किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करें और हेल्प करें। और मतलब काफी सारी आपकी चीजें होती हैं ना, जो आपके माइंड सेट के साथ जुड़ी हुई होती हैं। आपका बिहेवियर भी तो उससे इफेक्ट हो रहा होता है, तो उस लिहाज से भी हेल्प कर सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन में ये चीज़ भी आती है ना कि एक तो सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि आप अपने पास्ट को और अपने गुजरते वक्त को साथ साथ अपनी चीज़ें रिफाइन करते जा रहे हैं। एक ये भी है कि आपने जो अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ, अपने गोल्स बनाए हैं, आप उसको भी बार बार रिफ्लेक्ट करें कि आया कि मैं उसी लाइन पर चल रहा हूँ या नहीं, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ है। अपनी असेसमेंट करते रहे कि जो मेरी लाइन ऑफ एक्शन है, क्या वो ठीक चल रही है, क्या मैं अपने रास्ते से हट तो नहीं गया। तो आप अपना फ्यूचर को भी उसको भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसका भी जायजा ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ साथ।
अच्छा, यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम अपने करियर के अंदर, अपने काम के अंदर, अपने बिज़नेस में, अपनी जॉब में तो किसी हद तक सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि अगर कोई काम अच्छा नहीं होता, हमारा कोई डिसीज़न अच्छा नहीं होता, जॉब के अंदर हम उसको रेक्टिफ़ाई करते हैं, लोग भी कराते हैं, हम भी कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ भी मैंने हार्डली देखी है कि हम अपनी जो पर्सनैलिटी है, उसके उ उसको इम्प्रूव करने के लिए उसकी ख़ामियाँ निकालें, ठीक है? मैंने मतलब हम सबको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हमसे पूछा जाए कि हमारी ज़ात के अंदर 5 कौन-सी ख़ामी है, जो हमारी ज़ात में है? हमारे बातचीत में, हमारा लोगों से मिलने में, हमारे इख़लाक़ में। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी 5 से 10 ख़ामियाँ बता सकते हैं कि जो उनको खुद भी पता हो, वो रियलाइज़ भी करते हैं और उनको ठीक करने की भी कोशिश करते हैं, कि मेरे में ये ख़ामी है, मेरे में ये ख़ामी है, मेरे में ये ख़ामी है। हमने कभी अपने आप को इतना मौका ही नहीं दिया कि हम अपना अपनी असेसमेंट, अपना कैथार्सिस कर सकें। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि हम ये कहते हैं कि ये इ इसका कोई एज़ सच कोई बेनिफिट नहीं है। मैं अपनी जॉब में, अपने बिज़नेस का अगर की असेसमेंट करता हूँ, उसकी असेसमेंट करता हूँ, उसको एनालाइज़ करता हूँ, तो उसके अगेंस्ट मुझे ये रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर मेरी शख्सियत के अंदर कोई ख़ामी है और मैं उसको ठीक करता हूँ, तो हमने कभी उसको जज नहीं कर पाए कि इसको ठीक करने से मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि ऑब्वियसली उसको ठीक करने से शायद दुनिया में आपको कुछ ना मिले, ठीक है? लेकिन अल्लाह के सामने आपको बहुत बड़ा उसका अजर मिलेगा। तो आई थिंक दिस शुड बी टेक होम पॉइंट, ठीक है? कि हम सोचें, हम एनालाइज़ करें कि मेरे में क्या-क्या चीज़ें, मेरी ज़ात के अंदर क्या-क्या चीज़ें बुरी हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अगर हमारी टीएल्स की तरफ से और कोई सवाल नहीं है, तो हम आज के सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एक याद दहानी कराना चाहूँगी कि क्या आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म फिल कर दिया है? अगर नहीं किया तो प्लीज़ थोड़े से मिनट्स निकाल के अभी फिल कर दीजिए। जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।